गुड इवनिंग। कोककारी कोयला, कोक कोयला होता है वो, कोक है ना। कोक कोयला मतलब जो एनर्जी में काम आता है, ठीक है। वो कोककारी नहीं होता, वो हिंदी में उसको लिख देते हैं, लेकिन वो तो बेसिकली कोक, ठीक है, कोक कोयला। गुड इवनिंग। दिल्ली के समीप सभी चीनी मिलें, अच्छा, राजमार्गों के सहारे एक रेखीय पैटर्न में क्यों पाई जाती हैं? अभी तक नहीं समझ में आया तुम्हें? हैं? कि दिल्ली के समीप राजमार्गों के सहारे क्यों पाई जाएंगी? चलिए, ओनली देशांतरों का क्या यूज है? टाइम जोन को डिवाइड करना, ठीक है, टाइम जोन। 1 सेकंड रुकिए। इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये पढ़ेंगे अभी, ठीक है, पढ़ेंगे। एकीकृत इस्पात कारखाने मतलब समूहन से है। एकीकृत का मतलब होता है जहां पे आयरन और उससे जुड़ी हुई कोई भी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाए। मुकद्दर अली कह रहे हैं सर रेड ब्लैक शर्ट ज्यादा अच्छी लगती हैं आप पर, थैंक यू सो मच। तो एकीकृत वही होता है यानी इंटीग्रेटेड, यानी उससे जुड़े हुए कारखाने हों, ठीक है। पोल पे तो टेम्परेचर कम है तो आर्द्रता ज्यादा होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। आर्द्रता वहां पे ज्यादा होगी जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। मीनाक्षी, कैन वी सी ब्लैक होल बाय दूरबीन? हाँ, देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप 4-5 दिन पहले का ही अगर पेपर, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो उसके अंदर ब्लैक होल का जिक्र आया था अभी, ठीक है। और करंट के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो अभी आपको अगर लॉकडाउन के दौरान माइग्रेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स पर लगभग 4-5 महीने मुद्दा चला है न्यूज़पेपर्स में, तो ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि माइग्रेशन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और लेबर लॉज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अल्बिडो क्या होता है? अल्बिडो का मतलब होता है सन से जो लाइट आती है वो कितनी लाइट रिफ्लेक्शन कर दिया हम लोगों ने, यानी अर्थ से वो रिफ्लेक्ट हो गई है। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड एज अल्बिडो, ठीक है। ब्लैक ज्यादा अच्छी लगती है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, और कोई क्वेश्चन? हाँ, तो हर्ष तुम इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हो ना? अभी ये एक्चुअली क्या होता है ना, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है। इसके लिए पहले एक बार एकेडमी में बात करनी होगी, क्योंकि आप सभी एक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, आप सभी पूरे नॉर्दर्न बेल्ट से जुड़े हुए हैं। तो एक बार अभी एकेडमी में डिस्कस करने के बाद में कोई ना कोई एक्शन लेंगे, जल्दी लेंगे, कोई ना कोई कंक्रीट काम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप दो मैंने आपको बताया था, एक तो एग्रीकल्चर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और सेकंड आप माइग्रेशन के ऊपर काम करें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो मैं आज ही आपको कराने वाला हूं, देखेंगे माइग्रेशन का भी टॉपिक अगर आज हो जाएगा। गीजर यानी फंवारे, वो एरिया जहां से अर्थ में से, यानी अर्थ के अंदर से अर्थ का गर्म पानी फंवारों के रूप में निकलता है, दैट इज कॉल्ड गीजर। काफी ऐसी जगह हैं जहां पर ये गीजर्स पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
आप अगर मणिकर्ण जाएंगे तो वहां पे ठंडा पानी गर्म पानी एक साथ पाया जाता है, ठीक है। तो उन एरियाज के अंदर जाएंगे और इस तरह के गीजर्स बहुत जगह पर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह बताई थी, कौन सी बताई थी? भिलाई बताई होगी, भिलाई, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करें। अच्छा, अभी तो एक क्वेश्चन आपको ये डिस्कस करना था, दिल्ली के समीप सभी चीनी मिलें राजमार्गों के सहारे क्यों पाई जाती हैं? अब इतना सारा आपको पढ़ाने के बाद में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसको फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या आएगा? सबसे ऊपर डालेंगे चीनी उद्योग भारत का दूसरा बड़ा उद्योग है, तीसरा बड़ा उद्योग है, एग्रीकल्चर में नंबर 1, ठीक है, उद्योग है। और इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि ये शुद्ध कच्चे माल पर आधारित है और उत्पादन प्रक्रिया में अपना वजन ह्रास करेगा। तो सिंपल सा मेथड है। और विश्व में कभी हम नंबर 1 पर होते हैं, कभी हम विश्व में नंबर 2 पर होते हैं चीनी उत्पादन में। अब इसका बॉडी पार्ट आएगा, बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे कि ये शुद्ध माल पर आधारित है, इसलिए परिवहन लागतें इसको सर्वाधिक प्रभावित करेंगी। चीनी मिलों के अंदर जितना जल्दी गन्ना पहुंच जाए उतना ज्यादा सूटेबल होता है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, सूटेबल होगा, क्योंकि ज्यादा रस निकलेगा, ज्यादा चीनी बनेगी। और भार ह्रास उद्योग है तो ऑब्वियसली बात है ग्रामीण क्षेत्रों के समीप लगेगा जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे रॉ मटेरियल मिलेगा वहां पर ये लगेंगे। तो राजमार्गों पे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन करना है, और ट्रांसपोर्टेशन करना है तो राजमार्गों की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों के बेसिस पर हम आंसर लिख देंगे। और पूरा यूपी वाला जो बेल्ट है इसके अंदर ज्यादा गन्ना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सिंपल सा है। 3 फैक्टर के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा। मार्केट कौन सा है? दिल्ली। ये अगरबत्ती वगरबत्ती नहीं पूछते ज्योग्राफी में, ठीक है। अपसारी और अभिसारी गतियों का वहां उत्पन्न होने वाले भूकंप के उद्गम केंद्र की गहराई पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, गहराई की वजह से आता है। अपसारी और अभिसारी जो गतियां होती है ना, क्या पूछा आपने? अपसारी और अभिसारी गतियों का वहां उत्पन्न होने वाले भूकंप के उद्गम केंद्र की गहराई पर कोई प्रभाव पड़ता है। गतियों का तो कोई प्रभाव क्या पड़ेगा, अभिसारी का पड़ेगा, अपसारी का तो पड़ेगा नहीं, अभिसारी का होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो शुगर तो इम्प्योर है यार। मैं अच्छा, हाँ मैंने प्योर लिख दिया था शायद, है ना, इम्प्योर। वजन ह्रास में बोल कुछ और रहा था, लिख कुछ और दिया। लेकिन भौगोलिक स्थिति कमजोर रहेगी। कौन सी भौगोलिक स्थितियां, कौन सी भौगोलिक स्थितियों की बात कर रहे हो? दिल्ली में कमजोर क्यों रहेगी? ठीक है, चलिए। जलोढ़ मिलती दिल्ली में, जलोढ़ मिलेगी? अरे कहाँ जलोढ़ मिलेगी दिल्ली में? वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता कि उत्पादन नॉर्थ में ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। वो तो आपसे केवल ये बात कर रहा है कि यहाँ पे अगर 2-4 मिलें भी लगी हैं तो राजमार्गों के सहारे क्यों लगी हैं। मैंने आपसे बहुत स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि उतना ही जवाब दें जितना पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से मेरे ऑफिसर ने भी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा जवाब दे दिया। तो उन्होंने मेरे से भी ये कहा था कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो आप, है ना। तो ऑफिसर्स जो लोग होते हैं उनको जितना सुनना होता है उतना ही सुनते हैं वो। तुम्हें भी ऑफिसर बनना है, ठीक है। बहुत मुद्दे तुम्हारे सामने आने हैं। अगर सबको बहुत इंटरेस्टिंग और सबको एंजॉयमेंट करते रहोगे, सभी मुद्दों को अगर इंटरटेन करोगे तो कहाँ से आप लोग ऑफिसर लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। यानी जितना पूछा है कम वर्ड में उतनी सटीक बात करना। चलिए, कल अपनी 2 चीजों पर बात हो रही थी, एक था एल्युमिनियम उद्योग और एक था सीमेंट उद्योग। पहले इनको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एल्युमिनियम उद्योग पे शायद मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया भी था, उसमें एक ही क्वेश्चन बनता है आपका कि एल्युमिनियम उद्योग मुख्यतः, क्वेश्चन लिखा है क्या आपके पास? क्वेश्चन लिख लीजिए आप। एल्युमिनियम उद्योग
एल्युमिनियम उद्योग मुख्यतः बिजली उत्पादन केंद्रों या विद्युत उत्पादन केंद्रों के समीप क्यों स्थापित होते हैं? विद्युत उत्पादन केंद्रों के समीप क्यों स्थापित होते हैं? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एल्युमिनियम बनता किससे है? अब कैसे लिखेंगे एल्यूमिनियम, वो देख लेना हिंदी के अंदर। एल्यूमिनियम, इसके लिए जो बेसिक कच्चा माल चाहिए उसका नाम है बॉक्साइड। बॉक्साइड से इसका निर्माण होगा। तो बॉक्साइड से हम क्या बनाएंगे? एल्यूमिना, और एल्यूमिना से बनेगी एल्युमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइड से बनेगी एल्यूमिना, और एल्यूमिना से बनेगी एल्युमिनियम। ठीक है, यानी ऊपर वो बनेगी। तो या तो ये कहां लगे? बॉक्साइड के उत्पादन क्षेत्रों के समीप, जहां पे बॉक्साइड का खनन हो रहा है, या जब इनको उत्पादन करते हैं तो इसमें 40 से 45% कॉस्ट आती है बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनाने में, एल्यूमिना बनाने में, और एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाने में। और उसमें जो मेजर कॉस्ट होती है वो होती है बिजली, विद्युत। तो विद्युत के ऊपर ये अपने उत्पादन का 40 से 50% तक खर्च करते हैं। तो मेजर कॉस्ट इसमें बॉक्साइड की नहीं है, मेजर कॉस्ट है विद्युत की। ठीक है, तो जहां पर विद्युत का उत्पादन होगा, आप जानते हैं उससे अगर डिस्टेंस तक हम लेकर के जाएंगे तो विद्युत में ह्रास होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कल सीमेंट शुरू करवाया था, कोई नहीं, सीमेंट इसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना? चलिए, तो विद्युत अगर ज्यादा लंबे दूरी तक जाएगी तो उसमें ह्रास होता है। ठीक है, इसलिए ये उद्योग कहां लगेंगे? विद्युत उत्पादन केंद्रों के समीप लगेंगे। चलिए लिखिए। देखिए, भारत में दूसरा धातु आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, भारत में धातु आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है यह अशुद्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। अशुद्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। प्रमुख कच्चे मालों में प्रमुख कच्चे मालों में 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए 5 टन बॉक्साइड, 5 टन बॉक्साइड एंड 0.7 टन 0.7 टन कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है। कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए।
लिखिए, उत्पादन लागत का लगभग 40 से 45%, 50 तक तो मत करिए, 40 से 45 कर लीजिए, 40 से 45% विद्युत पर खर्च होता है। 40 से 45% विद्युत पर खर्च होता है। यह विद्युत बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाने में, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाने में व एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाने में खर्च होती है। एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाने में खर्च होती है। अच्छा, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो एक टॉपिक और करना। अभी मोदी जी ने लाल किले से एक भाषण दिया था अभी 15 अगस्त को, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वहां से उन्होंने शुरू की थी और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो राजमार्गों और 1 सेकेंड रुकिए। इंडस्ट्री के क्वेश्चन में मैपिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कर तो कुछ भी सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना करना। आज आपका ये कैसे हैंग हो रहा है? आगे आपने पूछा सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे इस बार, प्री देने वाले नहीं, प्री जो इस बार नहीं दे रहे वो क्या करेंगे, वो सुबह शाम केवल गुड मॉर्निंग गुड नाइट में लगे रहेंगे, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, है ना। और वही मेरे हालचाल पूछोगे, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो क्या लिखा आप लोगों ने लास्ट लाइन में, क्या लिखा भाई, लास्ट लाइन बताइए मुझे। गोल्ड, अच्छा हाँ मैं रोड के बारे में बता रहा था कि मोदी जी ने कुछ घोषणाएं करी थी वहां पे, तो इस बार आपके रोड नेटवर्क जो नवीनतम बन रहा है, नवीनतम कहाँ बन रहे हैं अभी, बॉर्डर एरिया में, ठीक है। तो उसको थोड़ा कंसंट्रेट करके रखना बॉर्डर एरिया में, और क्या काम आते आएंगे, कौन से रीजन जुड़ा है, कौन सा रीजन नहीं जुड़ा है, पूरा बॉर्डर एरिया पाकिस्तान चाइना के साथ, और चाइना के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इस बार पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, और क्या है आपका,
अब मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया कि वहां से क्वेश्चन बन सकता है। मेरे को पता होता कि क्वेश्चन ये बनने वाला है तो मैं जरूर आपको बताता, लेकिन मैंने बताया कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, अगर बनेगा तो। चलिए, तो वैसे तो आपका देखो सिंपल सा मेथड है। 100% जो आपका जीएस का सिलेबस है वो तो किसी का भी पूरा होता नहीं, ना आपका होगा ना किसी का होता है। सिलेबस हमेशा कवर होता है 95%, 94% या 90% तक आप मान के चलिए। 10% जो सिलेबस है वो इतना बड़ा सिलेबस है, आना एक क्वेश्चन है। सिलेबस है बहुत बड़ा, उसमें आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी है, उसमें सोशल ज्योग्राफी भी है, उसके अंदर आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर। अब उसके लिए आपको या तो अलग अलग किताबें बताई जाएं, ठीक है, अब उनको पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब तैयार करोगे, इसलिए इसमें सेलेक्टेड चीजें करी जाती हैं। हर जितना भी आपका जीएस का सिलेबस है उसके हर पोर्शन में लगभग आपको उतना ही सिलेबस होता है। वो जो 10% 15% जो सिलेबस बचता है वो हमें छोड़ना ही पड़ता है, अगर हमें स्पीड के साथ कवर भी करना है और सटीक मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि 100% के पीछे मत भागना कभी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि 100% वाले जो भी गए ना तैयारी करने के लिए वो सभी टीचर बन गए, ठीक है, उनमें से मैं भी एक हूं, ठीक है ना। चलिए, तो 100% के पीछे मत भागिएगा। 100% पॉलिटिकल और ये सोशल ज्योग्राफी ये सारा ऑप्शनल के अंदर पढ़ाते हैं, जीएस में पढ़ाने का कोई तुक नहीं, क्योंकि मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन मान लीजिए करा दूं आज एक दिन में पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो एक दिन में खत्म होने का कोई तुक तो है नहीं। वो केवल आपकी संतुष्टि के लिए होगा कि हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को एक तोते का नाम सुना चिड़िया का और वो हमें बता दिए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। 10% जो सिलेबस है, जैसे आपकी पॉपुलेशन के अंदर मान लीजिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत वगैरह कुछ है, तो वो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएंगे छोटी बोर्ड क्लास में, ठीक है ना। इसका मतलब आज भी आप टीचर नहीं होते तो एक आईएएस ऑफिसर होते सर। अच्छा, फीलिंग आते भरा मेरा दिल, लुट के न ले गया तेरा ठोडी आला दिल, कल्ला तेरा यार मेरी रानी। तो वो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएंगे छोटी बोर्ड क्लास में, ठीक है ना। इसका मतलब आज भी आप टीचर नहीं होते तो एक आईएएस ऑफिसर होते सर। अच्छा, चलो मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता आपको, पढ़े आगे। तो क्या लिखा आपने कि 40% एनर्जी का यूज किसमें कर रहे हैं हम, एल्यूमिना बॉक्साइड से एल्यूमिना बनाने में और एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाने में, है ना। यहां तक अपन लोगों ने करा है, तो आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, भारत में सबसे पहली एल्युमिनियम उत्पादन इकाई, भारत में सबसे पहली एल्युमिनियम उत्पादन इकाई 1929 में शुरू हुई, परंतु यह उस समय केवल बर्तन बनाया करती थी। इसका वास्तविक उत्पादन, इसका वास्तविक उत्पादन स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ, स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ। ठीक है, अब यहां से आप अपने बुक को पकड़ें और देखें कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है। केवल लाइटली देखना, रटना नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री याद करोगे तो पागल हो जाओगे। कौन सी इंडस्ट्री कौन से एरिया में लगी, अगर इतना सारा पढ़ोगे तो आप किसी ना किसी दिन यहां से छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए आपको इंडस्ट्रियां बिल्कुल याद नहीं करनी है, यह तय बात है। आपको केवल एक अंदाजा रखना है कि इन स्टेट में एल्युमिनियम मिलता है, बस, ठीक है। स्टेट याद नहीं करने आपको कि इस स्टेट में इतना मिलता है, दूसरे स्टेट में इतना मिलेगा, तीसरे में इतना मिलेगा। वो सब चाहिए कहां पे, बाबू बनने के लिए,
ठीक है, बाबू को आंकड़े याद करने हैं, बापू को डाटा याद करना है, आपको कोई डाटा वाटा याद नहीं करना है। तो डालिए सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट। नेक्स्ट, देखिए अगर सीमेंट इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो ये इंडिया में एक बेल्ट है पूरी इसकी, और ये लगभग विंध्याचल पर्वत के आसपास के एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे लोकेशन होने का कुछ रीजन है। रीजन इसके दो चीजें हैं, वो है कच्चा माल। एक तो कच्चा माल बहुत भारी है इसके लिए, और वहीं से शुरू करेंगे। सीमेंट उद्योग एक भार हराश उद्योग है, और इसमें अब दो चीजें चाहिए होंगी हमें मेजरली। एक चाहिए होगी ज्वालामुखी, चट्टानों से जो चट्टाने कह सकते हो या राख कह सकते हो, ठीक है। और दूसरा चाहिए हमें आयरन उद्योगों से निकला हुआ धातु मल। यहां जब धातु बनाते हैं तो उसे कूटते पीटते हैं, उस समय उसमें से जो धातु झड़ती है वो धातु हमें चाहिए होती है। तो दो चीजें हमें चाहिए, एक तो चाहिए ज्वालामुखी राख या रॉक्स कह सकते हैं आप, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए आयरन। बाकी छोटी मोटी चीजें काफी सारी चाहिए, जैसे अपना मान लीजिए जिप्सम वगैरह चाहिए, ठीक है। तो मेजरली ये सामान हमें इसमें चाहिए। अब चूना भी इसमें चाहिए होता है, ठीक है, चूना। तो इस वाले रीजन में ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। यहां पर क्या मिलता है, जैसे मैंने आपको वहां भी बताया था कि झांसी वाला एरिया, यहाँ पे ज्वालामुखी प्लग था। रांची में मैंने कराया आपको पार्टलैंड, ठीक है। यहाँ मैंने आपको शायद बताया होगा या फिर कि माउंट आबू एक बैथोलिथ है ना। तो ये पूरे रीजन के अंदर वॉल्केनिक चट्टानें मिलती हैं। नंबर सेकंड, इस एरिया में बहुत ज्यादा आयरन इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, और आयरन इंडस्ट्रियां अगर लगी हुई है तो यहां से धातु मल भी हमें आराम से मिल जाता है। बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए इसके लिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बहुत दूर तक हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जितने का वेट नहीं है उतना ज्यादा आप क्या दे दोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दोगे, ठीक है। और जितना का सामान नहीं है उससे ज्यादा आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दी। वो तो कहने का मतलब वही हुआ कि आपने जाके कश्मीर में आयरन इंडस्ट्री का प्लांट लगा लिया, तो आप माल लेके जा रहे हो, यहां से लेके जा रहे हो कश्मीर, और जब लोहा वहां से बन के आया तो लोहा 100 रुपए किलो मिल रहा है या 1000 रुपए किलो मिल रहा है मान लीजिए, तो कोई नहीं खरीदेगा, फिर तो गोल्ड से महंगा हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जहां रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पे लोकेशन इसने अपनी सेलेक्ट कर ली, क्योंकि उस एरिया में, इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है, इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल लोगों के पास में है, उद्योग लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर ही लिया है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, इसलिए ये इस पेटी में मिलते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए शॉर्ट में, लिखिए सीमेंट उद्योग विंध्याचल पर्वतों के आसपास या विंध्याचल पर्वत के आसपास इसलिए संकेंद्रित है क्योंकि इस उद्योग में लगने वाले कच्चे माल
जैसे जो बोर्ड पे लिखा है लिख लीजिए, ज्वालामुखी, चट्टाने या उसकी राख, आयरन्स यानी कि जितने भी हमारे प्लांट हैं उनका धातुमल, और चूना। चूना कच्चे माल के रूप में चाहिए होता है। कच्चे माल के रूप में चाहिए होता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। यह भी एक भार हराश उद्योग है। यह भी एक भार हराश उद्योग है जिसमें कच्चा माल बहुत ही सस्ता है। कच्चा माल बहुत ही सस्ता है। इसलिए उसका दूर तक परिवहन नहीं कर सकते। इसलिए उसका दूर तक परिवहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि अब यहां पे कॉमन फैक्टर लिखने हैं आपको, कॉमा लगा के। कौन कौन से? जैसे पूंजी की उपलब्धता, वो मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूं आपको, सारे आपको लिखने हैं, वो सभी चीजों में लिखने हैं। श्रम की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पूंजी, मार्केट, उत्तर भारत में ज्यादा पॉपुलेशन, है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है अपने आप। लिखिए, उपरोक्त फेवरेबल कारकों के कारण, उपरोक्त फेवरेबल कारकों के कारण ये उद्योग राजस्थान से झारखंड बेल्ट, राजस्थान से झारखंड बेल्ट में लगे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ मिलकर एमपी और छत्तीसगढ़ मिलकर, ब्रैकेट में डालिए 23% या 24%, मिलकर 24% यानी एक चौथाई उत्पादन करते हैं। एक चौथाई उत्पादन करते हैं। एक चौथाई उत्पादन करते हैं। पाकिस्तान में भी ज्यादा सीमेंट उत्पादन का, सभी जगह ऐसे लगेंगे जहां पर पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। आगे लिखिए, अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है? उद्योग हैं। ठीक है, अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, और तो कोई नहीं होगा। चलो, ये सारे हो गए अपने उद्योग। अब डालिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि। एमपी और छत्तीसगढ़ मिलकर 24%, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है,
तो आपने कभी सुना है क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और ये कैसे की जाएगी, या न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं पढ़ा हो आपने इसके बारे में? पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा है इसके बारे में? कैसे की जाएगी ये? अभी आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते है ना, तो आप मेरी बात सुनिए आप। चलिए मुझे सबसे पहले ये बताइए, कृषि कौन सी सूची का विषय है आपके संविधान में? राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का विषय है, या संवर्धित सूची जिसे कहते हैं, संवर्धित सूची का विषय है? कंपनी में फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फार्मर से पहले ही बॉन्ड करते हैं स्टेट और समवर्ती, स्टेट लिस्ट का, केंद्रीय सूची। आपने तीनों सूचियों का नाम ले लिया, अब किसी ना किसी का तो हो गई है। चलिए देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो एक्ट आया था, या अनुबंध कृषि जो एक्ट है, यह आया था 2018 में। तो संभावना ये थी कि 2019 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और ये फिर भी नया बना हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा जाना है। क्या लिखा? जिसकी डील पहले ही हो जाती है। चलिए अभी देखते हैं। तो कृषि, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये है राज्य सूची का विषय है, लेकिन अनुबंध कृषि जो विषय है ये आता है समवर्ती सूची में। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर विषय है, राज्य सूची का विषय है, लेकिन ये अनुबंध जो कृषि है ये है समवर्ती सूची का विषय। ठीक है। और सबसे जो पहला स्टेट है जिसने इसको लागू किया, अब ये केंद्र सरकार की तो योजना है, उसका एक अधिनियम है, उसने पास किया है, लेकिन जिस स्टेट ने इसको सबसे पहले लॉन्च किया वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने इसे सबसे पहले लॉन्च किया। अब इस कृषि के अंतर्गत क्या होगा कि मान लीजिए मैं कोई फार्मर हूं और मैंने किसी भी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, यानी फसल के कटने से पूर्व। देखिए ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, जब तक फसल खड़ी हुई है तब तक वो ज्योग्राफी में है, और फसल जब कट जाए तो वो इकोनॉमी में है। बस समझ गए आप? फसल जब तक खड़ी हुई है तब तक वो ज्योग्राफी का पार्ट है। अब आप देखोगे सिलेबस के अंदर तो इकोनॉमी में भी कृषि मिलेगा, ज्योग्राफी के अंदर भी कृषि मिलेगा। और कुछ जो महान हस्तियां हैं वो ये कहती हैं कि दोनों जगह आपका कृषि दिया हुआ है, तो दोनों जगह अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बात करेंगे जब फसल कट जाएगी तो वहां पे हम एमएसपी वगैरह इनकी सारी बात करेंगे, है ना। इसलिए मैंने एमएसपी वाले क्वेश्चन को वहीं एमएसपी बता करके ही छोड़ दिया, मैंने उसको आगे नहीं खींचा, क्योंकि फिर मैं ज्योग्राफी की बाउंड्री क्रॉस करके इकोनॉमी में पहुंच जाता। ठीक है, तो एमएसपी वगैरह निर्धारण करना क्या है, ये सब इकोनॉमी है। फसल जब तक खड़ी है तब तक इसमें यूरिया कितना डालेंगे, या ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं है, या फिर ये किसानों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित करेगा, ये सारी चीजें आती हैं ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई फसल बोई, और फसल अगर बोई तो मेरे साथ में किसी कंपनी ने आके कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ में मुझे क्या मिल गया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे साथ, अभी तक तो काला बाजारी पे रोक है मान लीजिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगी वो इसका भंडारण भी करेगी, उसको इसमें छूट है, उसको सामान को लाने ले जाने में कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए उसको। ठीक है, वैसे भी कृषक को तो लगता ही नहीं है, लेकिन उन कंपनियों को भी नहीं लगेगा, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। ठीक है,
तो इस तरह से वो अपने इसको आगे चलाएगा। अब इससे कुछ फायदे हैं, पहले इसको सुन लीजिए, लिख लेंगे बाद में, अभी लिखना मत। फायदे क्या हैं? जैसे मैं किसान हूं, हो सकता है कि जब मेरी फसल कटेगी, या जैसे अभी आपने टिड्डियों का हमला सुना, राजस्थान में टिड्डियों ने हमला किया और फसल को पूरी चट कर गए, लॉस हो गया किसान का, तो उससे वो बच जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए जैसे मानसून में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और बारिश होने की वजह से, एक सेकंड रुकिए, बहुत ज्यादा ओले वोले गिर गए, और ओले वोले गिर गए तो फसल अपनी खराब हो गई। या हो सकता है कि उनको मंडी में उनकी फसल को खरीदार नहीं मिल रहे आजकल। जैसे कई जगह आपने कुछ केसेस सुने होंगे कि कुछ किसान टमाटर या आलूओं को रोड पे फेंक गए। सुनते हो क्या आप ऐसी न्यूज? ठीक है, तो रोड पर खाली करके चले गए। या जैसे गोभी मान लीजिए आज उनको 2 रुपए किलो ही बिक रही है, या 50 पैसे आज नींबू बिक रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशनों के साथ हो जाए कि जब जितनी लागत लगाए वो भी ना निकल पाए। उस कंडीशन में उस किसान की, यानी कि जो उसको पैसा चाहिए था और जो नुकसान उसका हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूरा हो सकता है। बस समझ गया? मोटा मोटी बात समझिए। यानी कि एक संभावनाएं हैं कि अगर आपको नुकसान हो जाएगा तो जो आपका बीमा किया है या कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपको इसको झेलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज जो फसल मैंने उत्पादन की है इसका भविष्य में मूल्य बढ़ जाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि हम ये कर रहे हैं कि उसका मूल्य अगर गिर जाएगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये भी तो है कि अगर उसका मूल्य बढ़ जाए तो क्या होगा, तो उससे उसको नुकसान है। ठीक है, वो खुली प्रतियोगिता में नहीं आ पाएगा, उसने तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे ये कंपनियां किस तरह से रोल प्ले करेंगी। जैसे मानिए कि एक मेरी कंपनी है और एक मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, इसका नाम है पार्ले। इसने एक बिस्किट का पैकेट बनाया और वो पैकेट इसको पड़ता है 4 रुपए का, और मार्केट में जब ये इसको बेचने जाता है तो दुकान वाले को ये देता है 4.5 रुपए में, और दुकान वाला इसके अंदर 50 पैसे का इनकम यानी कमाता है, और इसे 5 रुपए का मार्केट में सेल करता है। क्लियर? अब 5 रुपए का मार्केट बिक रहा है धड़ल्ले से, कोई बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से बिस्किट चल रहा है धूमधाम के साथ, और कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, इकलौता बिस्किट अभी। अब एक दूसरी कंपनी भी आई, उसका नाम है मान लीजिए कुछ भी आप, जैसे तो बहुत है, टाइगर वाइगर या जो भी आप मान लें। दूसरी कंपनी आई, इसने भी अपना प्रोडक्ट बनाया और इसका भी प्रोडक्ट 4 रुपए का पड़ा। ये दुकान वाले के पास गया और बोला कि मैं भी तुम्हें 4.5 रुपए में दे दूंगा, भाई मेरा प्रोडक्ट बेच दो तुम। तो क्या इस कंडीशन में दुकान वाला इसके प्रोडक्ट बेचेगा? नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? कि लोग जिसको आंख बंद करके खरीद के ले जा रहे हैं, वो टाइगर की तरफ क्यों शिफ्ट होंगे? अगर तुम मुझे 4.5 में बेचोगे तो मैं तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों बेचूं भाई, जब मुझे आराम से लोग आंख बंद करके खरीद रहे हैं। तो ये कहेगा भाई मैं तेरे को क्या कर दूंगा, 4.25 रुपए में दे देंगे, वो तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम 75 पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम धूमधाम के साथ इसको बेचो। अब होगा क्या? ये कहेगा अपने जो भी लड़का काम करता है दुकान पे, उसको कहेगा बेटा ऐसे कर, आगे से पार्ले जी हटा दे, इनको तो रख दे पीछे, और आगे फ्रंट में कौन से रख, टाइगर। ठीक है, अब टाइगर बिस्किट उसने फ्रंट पे रखे, आप गए गुप्ता जी मुझे बिस्किट खिलाओ, बिस्किट दो, तो कहेगा देखो अभी मार्केट में एक नया बिस्किट आया है टाइगर, और मैंने घर में यूज किया, बच्चे यही खा रहे हैं, और मतलब जो ले आ रहा है मांगने और दोबारा मतलब टाइगर टाइगर मांग रहा है। आप भी कहोगे पता नहीं यार ऐसा क्या है टाइगर में,
खा लेते हैं एक बार। 5 का तो पार्ले जी भी है, 5 का अपन टाइगर खा लेंगे। तो अपन टाइगर को ले आए, हमें वो अच्छा नहीं लगा। मान लीजिए हमने कहा गुप्ता जी ये तो अच्छा नहीं है, मुझे तो पार्ले जी दो। बोला भाई साहब इसमें देखो तो सही क्या क्या है, क्योंकि उसको 75 पैसे मिल रहा है ना। वो गिनाएगा इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना क्या है, इतना ये है, इतना ये है। और भाई साहब आपको एक बात कहूं, नीम खाने में कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभदायक होता है। तो जो स्वाद नहीं लग रहा ना वही तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, तो अपन फिर ले आएंगे उसको खरीद के, क्योंकि उसको 75 पैसा कमाना है। रिटेल मार्केट की क्या भूमिका है हमारे एरिया में, उसको समझिए आप। तो अपन उसको ले आए, और अब इंसान की जीभ ऐसी है कि जो चीज हमने 4-5 बार यूज कर ली उसकी फिर हमें आदत लग जाती है। ठीक है ना, जो भी चीज हमने 4-5 बार यूज कर ली है उसकी आदत हमें लग जाएगी, और इस तरह से ये प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा। क्लियर? तो मान लीजिए एक जनरल सा मैं आपसे कहूं कि रिटेल मार्केट में एफडीआई को लाना कितना अच्छा है या नहीं है, तो वहां पे मेरे ख्याल है उसको नहीं लाना चाहिए। ठीक है, उसका एक दूसरा सिनेरियो मैं कभी आपको मौका मिलेगा तो उसको बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे उसको समझिए। अब मान लीजिए कि अब दोनों कंपनियों में कंपटीशन हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं मार्केट में जो भी बिचौलिए हैं इनको दूर करके सीधा फार्मर से ही रॉ मटेरियल खरीदूंगा, तो कंपटीशन मिल रहा है इसको। ठीक है ना, तो अब मैं सीधा मार्केट से क्या करूंगा, जितने भी सारे बिचौलिए उनको हटा दूंगा, और हटाने के बाद में सीधा बाजार वहां से जाऊंगा किसानों के पास और उनसे कहूंगा कि अब तुम मेरे लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो उगाओ। मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा अब। तो अब ये सीधा खेत में जाके गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी, और वहां से सुबह सामान लेकर अपना जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या फैलाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सबसे पहले नुकसान क्या होगा कि बहुत बड़ी एक चेन है जिनको रोजगार मिला हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। इंडिया में रोजगार तो वैसे भी नहीं है, और जब सीधा कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां किसान के साथ कर लेंगी तो बीच में जो पूरी एक चेन है मार्केट की वो सारी कलेप्स कर जाएगी। क्लियर? अब मान ली इसने अनुबंध कर लिया, अनुबंध करने के बाद में होगा क्या, मैं इससे कहूंगा कि भाई अब तुम्हें कुछ नहीं होगा ना, तेरा मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, अब तुम अपने खेत के अंदर जो मैं कहता हूं केवल वही चीज उगाओ। अब तुम्हारा खेत मेरा है 1 साल के लिए, ध्यान रखिए। तो मैंने इसको कहा कि भाई तुम क्या करो, गेहूं उगाओ इसमें। अगले साल भी गेहूं उगाया, उसके अगले साल भी गेहूं उगाया, उसके अगले साल भी गेहूं उगाया। किसान ने लगातार 5-6 साल इसमें गेहूं उगाया। तो एक एक फसल उगाते उगाते इसका खेती का चौपट हो गया होगा मामला। उत्पादन क्षमता क्या हो गई होगी, चौपट हो गई होगी। और जब इसको उत्पादन क्षमता घट गई होगी तो मैंने कहा भैया तुमसे तो अभी मेरी डिमांड की पूर्ति हो नहीं पा रही, तुम ऐसा करो, तुम्हें उगाना नहीं आता, तुम ये कंपनी हमें दे दो। भाई तुम्हें तो हम 5 लाख का चेक दे रहे हैं, तुम घर बैठो, तुम मेहनत मत करो, कंपनी इसमें मेहनत करेगी। तो हमने फिर उसका खून चूसा खेत का 4-5 साल, और उसके बाद क्या हुआ, उसका उत्पादन एकदम हमने चौपट कर दिया। बाद में कहा भाई तुम्हारे खेत में अब जान नहीं है, तुम पकड़ो अपनी दुकानदारी, हम किसी नए के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब वो खेत में कुछ दाने फेंकता है तो घास उगती है। अगर वो मान लीजिए इसमें चावल वावल कुछ उगाता है या फिर गेहूं उगाता है तो अब इसमें केवल घास उगती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान हम इसमें लगातार एक ही फसल उगाते जाएंगे तो इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक, और जो कॉन्ट्रैक्ट किसान इससे कर रहा है, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका किसान क्या उतना जागरूक है जो इन कंपनियों के नियम शर्तों को समझ सके। क्योंकि जो शर्तों का एक पेपर होता है इनके पास, वहां पे नीचे स्टार पॉइंट में लिखा होता है शर्तें लागू, है ना। और ये शर्तें लागू आपको क्या पता लगता है, जब आप पॉलिसी वाले से लेते हैं और जब उसको आप कैश कराने जाते हैं तो आप कहेंगे इसमें तो ये कंडीशन थी, ये नियम थे इसके, ये फुलफिल नहीं के, तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो शर्तें लागू वाला कंसेप्ट किसान को समझाना बहुत जरूरी है।
तो ये लागू करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए किसान को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि हमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है। कभी ऐसा ना हो कि जो ट्रेडर्स आए थे हमारे यहाँ पर, कौन आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कि नहीं? वो भी तो ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। और हम कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर, इस बार अभी क्या मोदी जी ने कहा है, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एफडीआई लॉन्च करेंगे। इसका मतलब वहां पर भी हम फॉरेन कैपिटल लगाएंगे, और फॉरेन कैपिटल लगाएंगे तो अब वो हमारे हर एरिया में एंट्री कर चुकी है। मैं सरकारों का विरोध नहीं कर रहा, आप यहाँ पे ये मत मानो मैं मोदी विरोधी होकर के बात कर रहा हूं। मैं आपको ओरिजिनल कंडीशन से वाकिफ करा रहा हूं कि वर्तमान में कहां पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर यहां पर हम इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तो मैंने आपको 3 दिन पहले एक ही बात कही थी, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो अपने जेब से पैसा लगाने आया हो, वो आपसे कुछ ना कुछ कमा के ही लेके जाएगा। ठीक है, जो जमींदार हैं उनको रिक्शा थमा दिया इस गवर्नमेंट ने, यानी कि अपनी जमीनें बेच करके वो दिल्ली में आ गए और दिल्ली में आके रिक्शा चलाते हैं। तो जो पहले कभी जमींदार हुआ करते थे 20 साल 15 साल पहले, वो सभी अभी रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं चला रहे हैं वो 10-15 सालों में चलाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यह है, हमारे यहाँ का किसान जागरूक नहीं है। दूसरा, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि किसान को तो बेटा उसी में पढ़ेगा, वो हमने पहले ही चौपट कर दी है। ठीक है, तो केवल वो उतना ही काम कर सकता है जिसपे वो साइन कर सके। हमारी शिक्षा पद्धति जो अभी चल रही है उसमें वो केवल उतना ही काम करेगा जिसमें साइन कर सके। तो कहने का मतलब यह है, उसको एजुकेशन दीजिए, नारी शिक्षा को सुधारिए, रोजगार का प्रबंध करिए, अन्य कोई विकल्पों की तलाश भी करिए। ये हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल बेकार है, लेकिन एक ही सिक्के के विकास और विनाश, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों में जब संतुलन बन जाए तो चीजें लागू हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें शॉर्ट में आपको कुछ लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए और केवल इसी के इर्द गिर्द रह करके आप इसको अटेंड करिएगा। चलिए, लिखिए, अनुबंध कृषि, अनुबंध कृषि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया था, के तहत कृषि के क्षेत्र में एक नई विचारधारा है। कृषि के क्षेत्र में एक नई विचारधारा है। अनुबंध कृषि के अंतर्गत अनुबंध कृषि के अंतर्गत खरीदारों और उत्पादकों के बीच, खरीदारों व उत्पादकों के बीच फसल पूर्व ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है या अनुबंध कर लिया जाता है। फसल पूर्व ही अनुबंध कर लिया जाता है। आगे लिखें, अनुबंध कृषि समवर्ती सूची का विषय है।
समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची में आता है। जबकि कृषि राज्य सूची में आता है। जिसका एक अर्थ यह भी है कि जिसका एक अर्थ यह भी है कि इसमें मुख्य भूमिका केंद्र की होगी। इसमें मुख्य भूमिका केंद्र की होगी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए जो भी इस कृषि से जुड़े हैं, जो भी इस कृषि से जुड़े हैं उन्हें बोर्ड पे देख लीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2005, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2005 के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2005 के तहत कुछ छूटें प्राप्त होगी। कुछ छूटें प्राप्त होगी, जैसे कि इन्हें भंडारण करने की, कोई सीमा तय नहीं की गई है। इन्हें भंडारण करने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसका मतलब जानते हो आप? इसका मतलब है, मान लीजिए अगर मैंने बहुत बड़े एरिया में लोगों की फसलें खरीद ली हैं तो मैं मार्केट में चाहूंगा तो बिकेगी, नहीं चाहूंगा तो नहीं बेचूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? इसका मतलब अब पूरी अर्थव्यवस्था पे कंपनी का कंट्रोल है। ठीक है, अगर आपने संधि और शर्तें उसके साथ ठीक से नहीं रखी या आपने उसको ठीक से एंटरटेन नहीं किया तो कब आपकी अर्थव्यवस्था को साफ कर जाएगी कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था को आप कहते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, वहां पर आप इसको लागू कर रहे हो। दूसरी बात यह कि अगर मान लीजिए साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो किसान झेल लेंगे जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं या जिनके पास में भूजोतें बहुत बड़ी हैं। लेकिन वो गरीब किसान कैसे झेलेगा जिसके पास में पैसा नहीं है या फिर जिसके पास में लैंड पार्ट बहुत छोटे हैं, क्योंकि उसमें उत्पादन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया है तो हम वहां पर इसका ब्याज थोप देंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। जैसे भंडार में कोई सीमा नहीं है, नंबर सेकंड लिखिए, इसमें कोमा लगाइए। सामान को लाने ले जाने में किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सामान लाने ले जाने में कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहीं पे डाल लो, इससे अनलीगल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यहां पे डाल लीजिए साइड में, इससे अनलीगल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आदि सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। 2005 के तहत वहां पे कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे भंडारण की कोई अंतिम सीमा नहीं है, भंडारण की यानी सामान को इकट्ठा करने की। नंबर सेकंड, उनको लाने ले जाने में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए अनुबंध कृषि से लाभ। हेड डालिए, अनुबंध कृषि से लाभ।
फर्स्ट डालिए किसानों के हित की रक्षा। जैसे ब्रिटिशर्स करते थे कभी कभी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सेम इसके साथ भी वही कंडीशन होंगी। ठीक है, तो लिखिए कीमतों में उतार चढ़ाव, कीमतों में उतार चढ़ाव व फसल की बर्बादी, कीमतों में उतार चढ़ाव और फसल की बर्बादी आदि के समय अनुबंध कृषि लाभदायक होगी। क्या कह रहे, मीन्स इट कैन क्रिएट ब्लैक मार्केटिंग लाइक अनियन सप्लाई। बिल्कुल हो सकती है, मैं ये नहीं, आपको सकना लगाना हमेशा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कहोगे इसका मतलब आपने उसके दूसरे पक्ष को नहीं देखा। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। नंबर सेकंड, कृषि में निजी भागीदारी को बढ़ाना। कृषि में निजी भागीदारियां बढ़ेंगी, कृषि में निजी भागीदारियां बढ़ेंगी जिसके कारण कृषि में नवीन तकनीकी व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नवीन तकनीकी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नंबर थर्ड, कृषि में उत्पादन, कृषि में उत्पादन और उसकी गुणवत्ता एवं मात्रा, गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि होगी। नंबर नेक्स्ट, बेहतर मूल्य प्राप्त होगा फसल का, किसानों को फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई आया या नहीं, तो अगर वहां पर एफडीआई आती है तो मैंने जैसा आपको बताया कि पूरी मार्केट की चेन है वो सारी खत्म हो जाएगी और उसकी जगह बड़े बड़े मॉल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब मॉल में गवर्नमेंट का फायदा क्या है कि यहां से आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं तो वो उसका बिल कटता है, और बिल कटेगा तो गवर्नमेंट पास टैक्स जाएगा, टैक्स चोरी रुक जाएगी, इसका राजस्व बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट तो खुश होगी क्योंकि उसका राजस्व बढ़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़े बेरोजगारों की हमने श्रृंखला तैयार कर दी है। ठीक है, आपने अगर कुछ दिनों पहले सुषमा स्वराज का अगर लोकसभा में भाषण सुना तो उसने कहा कि हमें उस मजदूर की चिंता करनी है जो सर पे दोपहर में 2 बजे गर्मियों में आलू प्याज लेकर के चलता है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष हैं, लाना भी चाहिए और नहीं भी लाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपका ये भी है। तो अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से मान लीजिए उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको निर्यात भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप उत्पादन को घर में रख के करोगे क्या, घर मतलब अपना देश, तो हमें देश से बाहर भी बेचना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का फायदा है, जब भी हम निर्यात करेंगे तो गवर्नमेंट की इनकम होगी।
ठीक है, निर्यात किए जाने वाले चीजों पर टैक्स लगेगा। चलिए लिखिए नंबर नेक्स्ट, अतिरेक उत्पादन का निर्यात किया जा सकेगा। अतिरेक उत्पादन का निर्यात किया जा सकेगा। अतिरेक उत्पादन का निर्यात किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखो निर्यात में पैसा कमाना है आपको, और पैसा खाद्यान्न में ना हो के किस में है, नगदी फसलों में या व्यापारिक फसलों में। तो भारत अभी खाद्यान्न को ना उगा के किसान भी अभी क्या उगाएंगे, नगदी फसलें उगाएंगे, क्योंकि अब वो फ्री है, रिस्क ले सकता है। पहले उसको रिस्क लेना यानी कि रिस्क नहीं लेता था वो, उसको सबसे पहले टेंशन थी कि मेरे फैमिली का घर यानी कि जो भूख है वो कैसे मिटेगी। अभी उसको मालूम है कि अगर फसल खराब भी हो जाएगी, मान लीजिए उत्पादन नहीं हुआ, तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे करना क्या है। जैसे मान लीजिए मैं किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि मैं 1 साल के लिए यहां पर रहूंगा, ठीक है, और मुझे मान लीजिए 3 ही बैच पढ़ाने या 2 बैच पढ़ाने जो भी है। अब लॉकडाउन आ गया मान लीजिए, और 5-6 महीने कोचिंग बंद रही, तो मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मैं तो कहूंगा भाई मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे साथ, ठीक है ना, मुझे तो मेरा पैसा दो मंथली, है या नहीं। तो इस वक्त मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों तक कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। नेगेटिव वही सारे होंगे जो आपको हिस्ट्री में बताए होंगे कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ खाद्यान्नों को बढ़ावा ना दे के नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान अपने इंडिया को हुए। ठीक है, वो हो सकते हैं। फायदा क्या होगा, पैसा ज्यादा आएगा। ठीक है, लिखिए खाद्यान्नों की जगह नकदी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। क्या सर एक डाउट पूछना था, अफ्रीका के लोगों को दास बनाकर साउथ अमेरिका में फार्मिंग करवाते तो क्या उसी को भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहां कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों से करते थे, ठीक है ना, वहां मजदूरों का कॉन्ट्रैक्ट था, वो खेती का नहीं था। आगे लिखिए, इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, क्योंकि बिचौलियों का उन्मूलन होगा। बिचौलियों का उन्मूलन होगा, विपणन दक्षता आदि आएगी, यानी विपणन दक्षता आएगी। ये लिखिए, विपणन यानी बांटना, विपणन दक्षता आएगी, जिसके कारण मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट हम लेबर के साथ करते थे भाई, ठीक है ना भाई, लैंड मेरी है और कॉन्ट्रैक्ट मेरा किसके साथ है, लेबर का है, फसल उत्पादन का नहीं है। लिखो हानियां क्या होंगी इससे, हानियां देखो, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या होगी कि ये योजना किसकी है, केंद्र की। सबसे पहली बात आप जानते हैं कि सभी केंद्रों में एक जैसी गवर्नमेंट, यानी सभी राज्यों में एक जैसी गवर्नमेंट नहीं है और सभी राज्यों में एक जैसे कानून नहीं है। ठीक है, सभी एरिया की डेमोग्राफी भी अलग अलग हो सकती है। किसी एरिया में मान लीजिए कि वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये योजना वहां पर लागू नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहला तो ड्रॉबैक यही है
कि सभी जगह पर सरकारें एक पार्टी की नहीं है और सभी जगह एक जैसे कानून लागू नहीं है। लिखिए, सभी जगह पर एक ही दल की सरकारें नहीं हैं। सभी जगह पर एक ही दल की सरकारें नहीं हैं और सभी जगह एक समान कानून भी नहीं है। एक जैसे कानून भी नहीं है। ठीक है भाई। दूसरा क्या होगा, जो कंपनियां जाएंगी वो किसके थ्रू जाएंगी? केंद्र। ठीक है, क्योंकि वो तो केंद्र के साथ जाएगी। अब हो सकता है कि कोई राज्य इससे एग्री करे ना करे, है ना। कोई स्टेट कहे कि भाई मैं इसको लागू नहीं करता क्योंकि हमें क्या होगी? राजस्व हानि। क्योंकि कृषि से हमें क्या मिलता है? राजस्व। जैसे हरियाणा पंजाब में बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है, तो वहां जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो उन्हें राजस्व भी ज्यादा मिलेगा। तो वो स्टेट मना भी कर सकते हैं कि भाई हम इसको लागू नहीं करेंगे। ठीक है, लिखिए, कुछ राज्य सरकारें मना भी कर सकती हैं। कुछ राज्य सरकारें मना भी कर सकती हैं क्योंकि उन्हें राजस्व घाटा होगा। उन्हें राजस्व घाटा होगा। नंबर नेक्स्ट लिखिए, यह उन राज्यों में सफल होगी जहां पूंजीपति किसान हैं या जहां बड़े किसान हैं। जहां बड़े किसान हैं। जिन राज्यों में छोटे किसान या सीमांत किसान हैं, जिन राज्यों में सीमांत किसान हैं या जहां भूजोतें छोटी हैं, वहां यह अधिक सफल नहीं हो सकती। वहां यह अधिक सफल नहीं हो सकती। नेक्स्ट लिखें, लिखिए, पूर्व निर्धारित कीमतों के कारण पूर्व निर्धारित कीमतों के कारण यदि फसल का मूल्य उच्च भी होता है, यदि फसल का मूल्य उच्च भी होता है, तो उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट, किसानों की कॉरपोरेट जगत पर निर्भरता बढ़ेगी। किसानों की कॉरपोरेट जगत पर निर्भरता बढ़ेगी। आगे लिखिए, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट,
लिखिए, एक ही फसल का लगातार उत्पादन करने से भूमि की सेहत भी खराब होगी। एक ही फसल का लगातार उत्पादन होने से भूमि की सेहत भी खराब होगी। तो अब करना क्या चाहिए भाई हमें, कि कोई भी जब हम लोग ट्रीटी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वही चीज ज्यादा सफल होती है जब दोनों पक्षों को पूर्ण जानकारी हो। ठीक है, तो चाहे खरीदार हो या उत्पादक हो, दोनों को प्रॉपर सूचनाएं दी जाएं। और इसकी जिम्मेदारी कौन ले? सरकारें। सरकारों की ओर से कॉन्ट्रैक्ट की पूरी पूरी जानकारी उनको दी जाए। नंबर सेकंड, एजुकेशन को बढ़ाया जाए और किसानों की जागरूकता को बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद में किसान आजाद हैं, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट करें या चाहे तो ना करें। ठीक है, लिखिए नंबर 1 लिखिए, सभी राज्यों में किसानों को समान सुरक्षाएं दी जाएं। सभी राज्यों में किसानों को समान सुरक्षाएं दी जाएं। नंबर सेकंड, खरीदार और उत्पादकों दोनों को खरीदार और उत्पादक दोनों को अनुबंध संबंधी पूर्ण जानकारी हो। अनुबंध संबंधी पूर्ण जानकारी हो। वह अनुबंध संबंधी पूर्ण सूचनाएं वह अनुबंध संबंधी पूर्ण सूचनाएं दोनों पक्षों तक पहुंचे। देखिए, इसी संबंध में एक एक्ट है जिसको इसमें अपनाया गया है। लिखो कौन सा एक्ट है? कृषि विपणन समिति एक्ट। कृषि विपणन समिति एक्ट। कृषि विपणन समिति एक्ट 2003 को अपनाया गया है। जिसके तहत किसानों के समझौते की रिकॉर्डिंग्स उनके पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, वह उनके विवाद निपटान आदि को रखा गया है। ठीक है भाई, क्या लिखा है? APMC एक्ट, हाँ वही है, इसी में लिखना है पॉइंट ये। ठीक है ना, चलिए। वो है ISMW या WM करके कुछ एक है एक्ट ना, वही है। चलिए
तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अपना माइग्रेशन के ऊपर, जो अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सबसे हॉट टॉपिक अभी चल रहा है अपना माइग्रेशन। ठीक है, तो डालिए माइग्रेशन टॉपिक। क्या कंपनी फसल को बदलकर नहीं बो सकती? अरे तो जो कंपनी, मान लीजिए मेरा काम पार्ले जी बिस्किट बनाने का है, तो मैं और कुछ क्यों बनाऊंगा? ठीक है ना, तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है। या तो किसान हर साल अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करता रहे, तो कंपनी के पास ये तो काम है नहीं कि हर साल ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेगी। वो तो कहेगी 2-4 साल का हम इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है ना। चलिए, जब ये मूर्त रूप में होगा या कैसे कैसे आगे चलेगा वो देखेंगे। शुरू में तो जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है वो बहुत लिबरल रहती है ना, क्योंकि उसको अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है। बाद में उसके नतीजे सामने आते हैं। नतीजे जब आए तो देख लेंगे कि इंडिया के लिए कितना अच्छा है कितना नहीं। देखो भाई, प्रवास से ये आपका 3rd चैप्टर है 12th की एनसीईआरटी में। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी में 3rd या 4th शायद चैप्टर है। 4th मुझे लगता है शायद ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह कुछ है, और 3rd चैप्टर आपका है माइग्रेशन। क्या क्या कमेंट कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी इंडिया में इतने ब्रॉड लेवल पर नहीं हो रही। अरे तो लोग जागरूक नहीं है ना, लोग जागरूक नहीं है। ठीक है ना भाई, सभी कंपनियों ने जियो सिम क्यों नहीं ली हुई सभी लोगों ने? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं ली, तो कोई रीजन थोड़ी है इसके पीछे। चलिए, कुछ लोग अभी बीएसएनएल के पीछे भागे हुए हैं, जैसे मैं उनमें से एक हूं, है ना, क्योंकि ऑफिस वाला नंबर दिया हुआ है मुझे, अब वो बीएसएनएल का है। मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाऊं तो वो लगता नहीं है। ठीक है ना, लॉयल कस्टमर नहीं है, कस्टमर सरकारी तंत्र है। ठीक है, चलिए देखिए, माइग्रेशन पे 2 क्वेश्चन आपसे इस साल बनेंगे। क्या बनेंगे? नंबर फर्स्ट आपका बनेगा लॉकडाउन के दौरान प्रवास की समस्याएं। ठीक है, या क्या इम्पैक्ट है किसी भी एरिया में। ठीक है, इम्पैक्ट बात करेंगे इसके ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन वो ज्योग्राफी में नहीं बनेगा, वो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। वो आएगा आपका पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम, बस समझ आ गया? तो पीडीएस सिस्टम यानी कि ये फेल कर गया, मान लीजिए पूरी तरह से। इस बार इसकी हमें लचर व्यवस्था पूरी नजर आई, क्योंकि इसको सामान पहुंचाना था और ये पूरी तरह लोगों तक नहीं पहुंच पाया, या जिनके वास्तव में कार्ड बनने थे उनके कार्ड बने नहीं। ठीक है ना, सामान जो इनको दिया जाता है वो पहुंचाते नहीं, यानी कि हमारा अभी पीडीएस सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना एकदम 3rd क्लास है। क्वेश्चन पूछेगा तो उसको सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाए, तो ये क्वेश्चन चला जाएगा इकोनॉमी के अंदर। अपना मामला है यहाँ पे, तो प्रवास में क्या समस्याएं हैं, या जो मैं प्रवास, अगर मान लीजिए जब मैंने शुरू किया तो 2 कंडीशन होती है। प्रवास क्या है? ट्रांसफर या मूव करता है कोई भी इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो जिस वक्त यहां से मैंने माइग्रेशन शुरू किया, बी प्लेस के लिए मैंने इमिग्रेशन शुरू कर दिया। इमिग्रेशन को कहा जाता है अप्रवास। तो प्रवास और अप्रवास, ठीक है, एक ही साथ शुरू होता है। जिस कंडीशन में प्रवास शुरू होता है उस कंडीशन में अप्रवास भी शुरू होता है। ठीक है, तो मेजरली एनसीईआरटी में आपसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहां देखेंगे तो प्रवास के, और मुझे लगता है कि शायद आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी के दोनों पार्ट में है,
यानी एक वर्ल्ड में भी है और एक इंडिया में भी है। तो वहां पे देखोगे प्रवास, अगर नॉर्मल पहले इसके बेसिक की बात करें तो प्रवास 4 तरह का होता है। एक होता है रूरल टू रूरल, एक होता है रूरल टू अर्बन, एक होता है अर्बन टू अर्बन, एक होता है अर्बन टू रूरल। ठीक है, 4 स्ट्रीम्स हैं इसकी। रूरल टू रूरल जब होगा तो ये फीमेल डोमिनेटेड होता है। फीमेल सबसे ज्यादा रूरल टू रूरल माइग्रेशन करती हैं ड्यू टू मैरिज। ठीक है, तो मैरिज की वजह से माइग्रेशन करती हैं। ये जो 2 अपने माइग्रेशन है, ये दोनों माइग्रेशन कौन से हैं? मेल डोमिनेटेड हैं। और ये तो फैमिली है, रिटायरमेंट के बाद में कोई अर्बन से रूरल एरिया में चला जाए तो ये बहुत कम लोग जाते हैं। अर्बन एरिया से बहुत खुली हवा में रहने का कोई शौकीन हो और कहे कि मैं तो मेरे गांव की और जड़ों की ओर लौटना चाहता हूं, है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं। जैसा भाई मुस्लिम लीग हमसे परेशान क्यों थे? मुस्लिम पीपल्स आंदोलन में इसलिए परेशान थे क्योंकि जितने भी सारे समाज सुधारक आए वो सभी क्या बात करते थे? मुगल टाइम की तो बात ही नहीं करते। बोला हमारी संस्कृति के अंदर हम ऐसा करते थे। दोबारा वो कहेगी कि आप कहां लौटो? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो आप। तो अब उनकी बात ही नहीं कर रहे, तो वो तो नाराज होने ही थे। ठीक है ना? क्या लगेगा? पीडीएस वाला 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाले क्वेश्चन में डाल सकते, बिल्कुल। ये तो मजबूरी है गवर्नमेंट की अब। ठीक है ना? कोरोना टाइम में हमने, अरे वो माइग्रेशन नहीं होता, वो ये टेम्परेरी गए हैं हम लोग 5-6 महीने के लिए, दोबारा यहीं आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये होता है मेल डोमिनेटेड। मेन प्रॉब्लम है ये, यहां से अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। अर्बनाइजेशन का मतलब नगरीकरण। और नगरीकरण की प्रोसेस में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आज अर्बन एरिया में एक वैकेंसी निकली और इसको फुलफिल करने के लिए यहां पर लोग आ गए 100। माइग्रेशन कर लिया इन लोगों ने, जॉब तो मिलेगी एक कोई, और आजकल तो खत्म होती जा रही है। ठीक है, आजकल तो गवर्नमेंट की जॉब ही नहीं है। मान लेते जॉब मिली एक को, बाकी 99 कहां जाएंगे? इनमें से हो सकता है कि 50 लोग घर लौट जाएं, लेकिन बाकी के लोग, मुझे लगता है कि 50% ऐसे लोग हैं जो एक बार शहर में आने के बाद जब शहर की हवा लग जाती है तो वो गांवों की ओर लौटना नहीं चाहते। ठीक है, अब ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं यहाँ पे शहर में रह के, वही सारे इंपैक्ट आपको दर्शाने हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपको करने हैं। डेमोग्राफी में चेंज कर दिया, मेल पॉपुलेशन इन्होंने बढ़ा दी है। मेल पॉपुलेशन जब बढ़ा देंगे तो वहां का सेक्स रेशियो कम हो जाएगा, और सेक्स रेशियो जब कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों के पीछे निर्भया जैसे कांड जब होते हैं तो वो भी एक समस्या है यहाँ की, क्योंकि मेल पॉपुलेशन ज्यादा हो गई बड़े शहरों में, फीमेल पॉपुलेशन है नहीं, और कहीं ना कहीं इनको अनलीगल एक्टिविटीज में व्यस्त होना पड़ता है। क्राइम बढ़ाते हैं, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, बहुत सारे काम करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इनके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन क्या नेगेटिव होता है कि प्रवास? पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव क्या इंपैक्ट होगा कि ये बाहर से आकर के किसी भी शहर की इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे और इसके डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करेंगे। भाई यहाँ पे मैं रोजगार कर रहा हूं, और रोजगार कर रहा हूं तो शहर को कुछ ना कुछ दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं, तो शहर की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, अगर मैं बाहर से आया हूं तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ स्किल होगी, तब मैं छोटे जगह से निकलकर बड़ी जगह पर आया हूंगा, तो इनको स्किल लेबर मिल गई है। ठीक है, तो इनको ग्रोथ हो रही है। दोनों चीजें आपको करनी है। तो लिखे माइग्रेशन और इसके पॉजिटिव फैक्टर्स।
माइग्रेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे? माइग्रेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट, सकारात्मक पक्ष। और देखिए, जब भी आप माइग्रेशन पर बात करें तो उसमें कभी भी नकारात्मकता की ओर ना जाएं, हमेशा इसमें सकारात्मक रहें आप। ठीक है, लिखिए, प्रवास सदैव सकारात्मक होता है। प्रवास सदैव सकारात्मक होता है। ये लाभ में मत लिखना, ये मैं आपको वैसी लाइन लिखा रहा हूं ताकि आपके माइंड में रहे, है ना। ये लाभ नहीं है, ये आपके माइंड में एक लाइन रहे कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लिखो फर्स्ट पॉइंट इसमें, लिखो, लेबर डिमांड और सप्लाई उसको मेंटेन करता है प्रवास। लेबर की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करता है। लेबर की डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करता है। नंबर सेकंड, शहरों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। अब बहुत ज्यादा माइग्रेशन में खोजने मत निकल जाना अब, ठीक है ना। केवल यहीं तक रहना, जीएस के अंदर केवल आपको चीजें छू के आनी है। ठीक है, पहुंच जाओ कि मैं तो माइग्रेशन पर किताब उठा के लाऊंगा, किस राइटर की माइग्रेशन पे किताब सबसे बढ़िया है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी किताब लेकर आऊंगा मैं चांदना वांदना की, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं आपको आजकल हिस्ट्री का एग्जांपल इसलिए दे देता हूं क्योंकि आजकल मुझ पे हिस्ट्री का पढ़ने का भूत सवार है ना। तो मैं आजकल हिस्ट्री को थोड़ा लगन के साथ पढ़ रहा हूं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं उसमें से कुछ एग्जांपल आपके ज्योग्राफी में कई बार निकल आते हैं। चलिए, लास्ट लाइन क्या रिपीट करनी है? अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, शायद ये होता, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। आगे लिखिए, स्किल्ड लेबर की पूर्ति करता है। प्रवास क्या करेगा? स्किल्ड लेबर की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, आगे लिखिए, जो लोग प्रवास करेंगे नहीं, क्या होगी? लाइफ स्टाइल ग्रोथ कर जाएगी, सुधर जाएगी। लेकिन प्रवासियों की लाइफ स्टाइल या उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। गुणवत्ता बढ़ जाती है। आगे लिखिए, सबसे बेस्ट जो प्रवास का इंपैक्ट होगा वो क्या होगा कि मान लीजिए प्रवास मैंने किया है तो यहाँ पे बहुत धर्मों के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग आए हुए हैं, तो सभी लोग रिलीजन के लोग जब मिलकर के रहेंगे तो वहां पे सांस्कृतिक दृढ़ता प्रदान करेंगे उसको। ठीक है, दिल्ली के अंदर इस तरह के जो भी आपने देखा यहाँ पे कुछ झगड़े वगड़े हुए, इस तरह के यहाँ पे नॉर्मली झगड़े होते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, तो सभी धर्मों के लोग हैं। और दिल्ली में ये प्रायोजित था, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होते। तो यहाँ पे इस तरह के राइट्स होने के कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, सभी चीजें हैं, सभी मंदिर मस्जिद सभी एक साथ बनी हुई है, तो सांस्कृतिक दृढ़ता आती है प्रवास से। लिख लीजिए, सांस्कृतिक दृढ़ता आती है। भाषा का विकास होता है, कोमल आगे लिखते रहो, भाषा का विकास। आप जब जाएंगे आपको वहां के लैंग्वेज तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मानिए कि यहां से प्रवास किया किसी बंदे ने, तो इस एरिया में पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो यहाँ के रिसोर्सेस की तुलना में पॉपुलेशन ज्यादा है पहले, लेकिन माइग्रेशन कर गई,
अब ये रिसोर्स और पॉपुलेशन का बैलेंस ठीक हो गया, बस समझ गए आप। तो इस एरिया में रिसोर्स का और पॉपुलेशन का जब बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी भी आएगी इसकी वजह से। पहले नहीं थी, लेकिन माइग्रेशन करने के बाद हो जाएगी। लिखिए, जिन क्षेत्रों से प्रवास शुरू होता है, जिन क्षेत्रों से प्रवास शुरू होता है उन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा आती है। खाद्य सुरक्षा आती है। यहां और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, सेक्स रेशो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि मेल डोमिनेटेड क्या होगा, माइग्रेशन होगा, तो उसकी जगह से हमारा सेक्स रेशो बढ़ जाएगा। लिखिए, इन स्थानों पर लिंग अनुपात बढ़ जाता है। इन स्थानों पर लिंग अनुपात बढ़ जाता है। अब डालिए नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे इसके। नेगेटिव इंपैक्ट, देखो नंबर 1, देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आसपास के एरिया से प्रवास हुआ, तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या हुआ कि यहाँ की डेमोग्राफी में चेंज हुआ, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई यहाँ की। नंबर 2 क्या हुआ कि इस एरिया में सेक्स रेशियो डिक्रीज करना शुरू हो गया, क्योंकि जब मेल पॉपुलेशन ज्यादा आ जाएगी तो फीमेल का अनुपात कम रह जाएगा। तो दो तो डेमोग्राफी में चेंज आए पॉपुलेशन में, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, दूसरा सेक्स रेशियो कम हो गया। लिखिए, जिन नगरों की ओर प्रवास होता है, जिन नगरों की ओर प्रवास होता है वहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है। वहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है और सेक्स रेशियो घट जाता है। सेक्स रेशियो घट जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है भाई, जैसे एक एग्जांपल होगा मुंबई का। मुंबई में राज ठाकरे कहता है कि जो भी बिहारी यहां पर आएंगे हम उनको मारेंगे। कहता है वो खुलेआम, कहता है कि नहीं, कि मनसे के लपेटे में जो भी आएगा अपन उसको मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई, तो उसने उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, उसने क्या किया कि जो बिहार से ट्रेन जाती है उसको भी रुकवा दिया उसने, कि बिहार से आने वाली कोई ट्रेन हमें महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों मारेंगे, क्योंकि आकर के यहाँ पे गुट बनाते हैं और फिर सरकार पे दबाव डालते हैं कि हमें ये सुविधाएं दो। भाई काम करने आए हो काम करो। तो इन्हें क्या नहीं मिलता, राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता। राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता इन्हें। और यही एक वजह रही इस बार लॉकडाउन में। लिखिए, इन्हें बड़े शहरों में कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता। क्या लिख रहे हो तुम, माइग्रेशन लेबर कॉस्ट, अच्छा, वहां के अनस्किल्ड लोगों को रोजगार की परेशानी, वो सारा लिख रहे हैं। ठीक है, आगे लिखिए, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। नेक्स्ट लिखिए, बेरोजगारी भुखमरी और गरीबी को बढ़ाते हैं। बेरोजगारी भुखमरी और गरीबी को बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट, अब अगर ये तीनों चीजें बढ़ गई तो इनकी इकोनॉमी भी चेंज हो गई है। लिए लिखिए, बड़े शहरों की इकोनॉमी को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या काम करते हैं ये लोग? अब यहां पे वो सारा डाल दीजिए, सोशल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट में। सोशल प्रॉब्लम्स लाइक प्रोस्टिट्यूशंस, लाइक ड्रग्स, क्राइम्स एक्सेट्रा, वो सारे इनके नेगेटिव इंपैक्ट हैं। सोशल प्रॉब्लम में डालिएगा। सोशल प्रॉब्लम। लास्ट में उन्होंने क्या डेवलप किया? स्लम्स, गंदी बस्तियां। ठीक है, ये भी इनका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। स्लम्स क्या है? गंदी बस्तियां हैं जिनमें रहने योग्य सुविधाओं का अभाव है, और ये बेसिकली वहां पर डेवलप होंगी जहां पे कोई ना कोई इंडस्ट्रीज लगी होती हैं। अब इंडस्ट्री में वर्कर्स है वो ज्यादा दूर नहीं रहते और वो उसी के आसपास वाले एरिया में रहना शुरू कर देंगे, तो स्लम्स वहां पे डेवलप हो जाएंगी। अब फटाफट 2-4 लाइनें लिख लीजिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हुए इनके। एक पैराग्राफ लिखा रहा मैं आपको, लिखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1), भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में नहीं। परंतु जब यह प्रक्रिया व्यावहारिक रूप में होती है, तो कुछ समस्याएं सामने आती हैं। जैसे लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स। नंबर 1, लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स। लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट। अगर लॉकडाउन के संदर्भ में क्वेश्चन आए तब करना इसको। आगे लिखिए, मिनिमम सेफ्टी यानी कि मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन ना किया जाना। मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन ना किया जाना, यानी ये लोग जाएंगे और किसी भी एरिया में रहना शुरू कर देंगे तंबू वंबू डाल करके। मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन ना किया जाना। मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन ना किया जाना। नंबर नेक्स्ट, सभी राज्यों में पीडीएस सिस्टम एक समान कार्य ना करना।
नेक्स्ट, सस्ते घरों का ना प्राप्त होना, अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज। और लिखिए, इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्क्समैन, इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्क्समैन एक्ट का पालन ना होना, इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट का पालन ना होना। कौन सी लास्ट लाइन? सभी राज्यों में एक समान पीडीएस सिस्टम नहीं है और एक अफोर्डेबल हाउसेज नहीं है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, सभी प्रवासियों को गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर ना करना। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अभी इन टॉपिक्स को आप करिएगा सब बैठ करके। कल हो सकता है कि अपन इंडियन ज्योग्राफी का अपना मेन पोर्शन शुरू करें, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।